नेतन्याहू ने सोचा था कि शांति वार्ता इस बार भी खत्म करके या उसमें अड़ंगा लगा के हमास के मनोबल को तोड़ देगा, लेकिन हुआ क्या? तेल अवीव के अंदर बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इतना भयंकर एक्सप्लोजन जो आज तक पूरे इतिहास में नहीं हुआ है। और ये उन दिनों की याद दिला रहा है जब सुसाइड बॉम्बिंग पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस किया करती थी 80s और 90s में, खासतौर पे फर्स्ट इंतिफादा के बाद। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। साथियों, ये जो दिन है 19 अगस्त 2024, इसको अपनी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ इसमें एक टैक्टिकल शिफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिकल शिफ्ट रेजिस्टेंस की फाइटिंग में हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि जिस तरीके से जो हमास कह रहा था कि जो पीस टॉक्स होने की बात है जो कतार में, वो एक छलावा है। अंतोगत्वा नेतन्याहू इस लड़ाई को अभी खत्म नहीं करना चाहता है और कोई न कोई वो नया अड़ंगा लगाएगा। तो नेतन्याहू ने यह अड़ंगा लगा दिया कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हम विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर हम बाकी जगहों से गाजा की फोर्सेस विड्रॉ भी कर देंगे तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेज़रीम एक्सेस, इन दोनों जगह से हम विड्रॉ नहीं करेंगे। और इस तरह, और इसमें उसने तर्क ये दे दिया कि ये इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिक मूव है, ये उसकी आर्मी का स्ट्रेटेजिक मूव है, इस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन हमास ने जो जवाब प्लान किया था, आपको पता है क्या था वो? एक ट्रक में पूरा एक अकेला फिलिस्तीन फाइटर, अकेला, पूरा उसके बैग में पीछे असलहे और उसमें बम भरे थे, एक्सप्लोजिव्स भरे थे, असलहे नहीं, एक्सप्लोजिव्स भरे थे। और वो जाके उसने एक जगह तेल अवीव में एक खास जगह उसने ब्लास्ट कर दिया। और ये जो ब्लास्ट है, ये जब हुआ है तेल अवीव में, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है तेल अवीव का, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये क्या हो गया। ये तो फिर से वही दिखा रहा है कि ये तेल अवीव में, जो पहले यमन ने तेल अवीव पे बम्बार्डमेंट किया था, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमास ने भी रॉकेट्स छोड़े थे। रॉकेट्स तो चलिए एक बात है, लेकिन जो पेनिट्रेट करके और तेल अवीव में इस तरह से जो बॉम्बिंग हुई है, जो पूरा एक उसमें कितने लोग घायल हैं अभी उसके बारे में भी खबर नहीं आई, क्योंकि ये वार्निंग शॉट था। और ये मान एक जो फिलिस्तीनी जो फिदाइन है उनकी तरफ से वो एक्शन में आ गया। और फिदाइन ऐसा ग्रुप है हमास का जो उस समय एक्शन में आता है जब एक ऐसी जरूरत हो कि दुश्मन के घर में हमें घुस के मारना है। ये तो चलिए हो ही रहा है, 7 अक्टूबर को ही इजराइल के अंदर हमास ने घुस के मारा। लेकिन फिदाइन ऑपरेशन जो होता है उसका एक अलग मैसेज होता है। उसका मैसेज ये होता है कि किसी भी हाल में इजराइल को हम पंगु बना देंगे, हम इतने ज्यादा फिदाइन ऑपरेशंस करेंगे, इतनी सारी जगह हम एक साथ मारेंगे कि ये जो है कि इजराइल का जो सारे कैलकुलेशन है वो खराब हो जाएंगे। हम इसके डिटेल्स पे आएंगे कि किस तरीके से तेल अवीव बॉम्बिंग हुई और उससे जुड़ी जो और 2-3 चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आज फिर झंडा गाड़ा फतेह का गाजा में। और उसमें देखिए क्या है, जो 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि जो तल अल हवा, तल अल सुल्तान और उसमें यूनिवर्सिटी रोड में लगातार 2 दिन से, परसों भी कल भी जो वारदातें हो रही थी उनका वीडियो सामने आया है। और तल अल हवा वो जगह निकली जो नेज़रीम के पास है, और नेज़रीम वो जगह है जहां इजराइल ने कब्जा करके उसने कहा है कि ये पूरी करीब 11% जो गाजा की स्ट्रिप है वो हमारे कब्जे में है। नेज़रीम एक्सेस उसका द्योतक है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए, नेज़रीम एक्सेस को आज उसका वीडियो जब आया तो बात समझ में आई कि ये बात हम जानते थे कि तल अल हवा नेज़रीम एक्सेस के पास है और वहां पर यूनिवर्सिटी कॉलेज में कई मुठभेड़ें हो चुकी हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि हमास के फाइटर्स ने फिजिकली पेनिट्रेट कर दिया है नेज़रीम एक्सेस, और उसके वीडियो आए। मैं देखिए कल हालांकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कल या परसों तक मैं वीडियो आपके सामने लाऊंगा। उस पर काम चल रहा, बड़ा मुश्किल है उनको पूरा एडिट करके और उनको आपके सामने लाना, लेकिन फिर भी उसमें काम चल रहा है। मैं अपने कमिटमेंट का पक्का हूं, मैं इस चीज को करूंगा। लेकिन उसमें देखिए जो जिस तरह से हमास फाइटर्स पेनिट्रेट किए, इस पेनिट्रेशन पे ये पेनिट्रेशन बहुत कुछ कहता है। और एक जत्था, और अकेले मतलब जैसे 4-5 लोगों का जत्था, वो एक तरफ से पेनिट्रेट किया, वो दूसरी तरफ से पेनिट्रेट किया, वो तीसरी तरफ से पेनिट्रेट किया, और उन लोगों ने कब वहां माइंस लगा दी
जिससे दो जो जो परसों खबर आई थी कि दो नामेर जीप्स जो इजराइल की उड़ गई हैं वो इसी जगह उड़ी थी। और जो उसके बाद कल भी खबर आई थी कि और एक्सप्लोजिव जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास जो घटनाएं हुई हैं वो भी यहीं हुई थी। नेतजरीम एक्सेस हिल गया है पूरी तरह से। और वहीं देखिए नेतन्याहू ने यह ऑर्डर दे दिया है अपनी सेना को कि खान यूनिस और राफा में ऑपरेशन तेज करो, क्योंकि उस नेतन्याहू को पता है कि उसने इस बार तो कोई ना कोई बहाना करके एक सीजफायर को या समझौते को आगे कर दिया है, लेकिन अंतोगत्वा अमेरिका इलेक्शन ईयर में है, अमेरिका कुछ ना कुछ तो चाहेगा ना। बाइडेन देखिए इस तरीके से नहीं हो सकता है कि बाइडेन कोई भी चीज अपनी मांग ना पाए, क्योंकि वहां पर भी कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा वो उभर के सामने आई हैं ट्रंप के खिलाफ। तो अब देखिए बाइडेन और ज्यादा स्क्रू टाइट कर रहा है। हालांकि अभी भी देखिए कोई उम्मीद मत करिएगा, अमेरिका और इजराइल एकदम उनमें चोली दामन का रिश्ता है, वो कभी भी अलग नहीं होंगे। लेकिन उसमें यह जरूर हो सकता है कि कोई फूट पड़ सकती है, कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे रेजिस्टेंस को फायदा हो। और देखिए ये जो नेतन्याहू ने कहा कि खान यूनिस और खासतौर पे खान यूनिस और राफा में लड़ाई को और तेज कर दो, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, किस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उसका रिस्पॉन्स दिया। अब देखिए सबसे पहले तो नेतजरीम एक्सेस पे मैंने बताया कि जो वीडियो आया था वो परसों और कल की घटनाओं का था। अब उसके बाद जो आया जो बड़ी खबर आई कि नेतजरीम एक्सेस पे एक और एक्सप्लोजन हुआ है। एक और एक्सप्लोजन, ये आज की बात है, ये जो वीडियोज आए उसकी बात नहीं। नेतजरीम एक्सेस में एक और बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जिससे इजरायली फोर्सेस कम से कम 6 इजरायली सैनिक घायल हुए। उसके बाद देखिए जो एक नीर ओस सेटलमेंट है, इश्कॉल कॉम्प्लेक्स, जो गाजा से सटा हुआ जो इजरायली सेटलमेंट है, वहां पर गाजा से सीधे रॉकेट मारे गए। उसके बाद देखिए जो खान यूनिस में नेतन्याहू ने कहा कि खान यूनिस में लड़ाई तेज कर दो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक एक जत्था फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का खान यूनिस की तरफ जाता दिखाई दिया और करीब 2 घंटे बाद वहां से धुआं उठ रहा था और इजरायली हेलीकॉप्टर उस एरिया की तरफ जा रहे थे। तो इजरायली हेलीकॉप्टर जब उस एरिया की तरफ जा रहे हैं खान यूनिस में जहां से धुआं उठ रहा था, 2 घंटे लगातार जबरदस्त गोली चली और कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था, बिल्कुल गोली ही गोली। और वहां पर कई जो डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस हैं वो भी उधर भाग के उस एरिया से निकल आए थे। 2 घंटे बाद वहां पर इजरायली हेलीकॉप्टर इवैक्यूएट करने पहुंचे। किसको पहुंचे? इजरायली सोल्जर्स को। जी हाँ, इजरायली सोल्जर्स को इवैक्यूएट करने इजरायली हेलीकॉप्टर पहुंचे। बिल्कुल क्लियर हो गया कि नेतन्याहू का जो ये कार्ड था कि खान यूनिस और राफा में लड़ाई तेज कर दो, वो बिल्कुल फेल हो गया। एक बात मैं भूल जाऊंगा, मैं शुरू में भी भूल गया था, मुझे कहना चाहिए था। आप इस वीडियो को देखिए, किसी भी हालत में कम से कम 15 मिनट तक देखिए। जो भी मेरे एक कंसिस्टेंट और पक्के फॉलोअर्स हैं, तो वैसे 50,000 सब्सक्राइबर्स हम पार कर गए हैं और हम आप सबकी वजह से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए अभी जो कुछ यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब को ज़्यादा मेहरबान हमारी तरफ है, हमारे कितने सारे शॉर्ट्स हमने दिए वो सब डिमोनेटाइज कर दिए, लेकिन चलिए मैं उनको चला रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसीलिए यहाँ कोई इमेज या कोई वीडियो नहीं डालते इन जो हम रात वाले उसमें प्रसारण में, तो उसमें देखिए आपको लेकिन देखना जरूरी है। तो कम से कम 15 मिनट आपको देखना है और किसी भी हालत में आप इसको 15 मिनट देखिए, ताकि ये जो है इसके ऑल्गोरिथम्स है यूट्यूब के, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो एक कि आप कमेंट करना, क्योंकि कमेंट्स देखिए 300 से 400 के बीच रुक जा रहे हैं। मुझे 1000 कमेंट्स चाहिए, 1000। सीना ठोक के आप कमेंट करिए, जो भी दिमाग में आता है लिखिए। 1000 कमेंट मुझे इस वीडियो पे चाहिए और ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए मैं जो बता रहा था आपको कि वो जो जगह थी खान यूनिस की, जहां हेलीकॉप्टर जा रहे थे, वहां पर बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ। उसके बाद देखिए राफा में भी देखिए ये नेतन्याहू ने कह दिया कि लड़ाई तेज करो, लेकिन राफा में सऊदी नेबरहुड के पास कम से कम 7 आरपीजी राइफल्स, आरपीजी शेल्स और जो लॉन्चर्स होते हैं वो लेके हमास के फाइटर्स खड़े थे। जैसे ही वहां पर सऊदी नेबरहुड की तरफ
इसकी आईडीएफ की फोर्स आई, उन लोगों ने दाग दिया। उन लोगों ने 6 से 7 लॉन्चर एक साथ दागे, जिसमें कम से कम 6 इजरायली व्हीकल वहां पर वो ये क्षतिग्रस्त हो गई, और बाकी और वहां पर व्हीकल्स को आना पड़ा उनको हटाने के लिए। अब देखिए यहां जो बात यहां पर यह है कि जो नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया अपनी सेना को कि खान यूनिस और राफा में लड़ाई और तेज कर दो, तो ये जो पूरी एक बात है, ये जो कहीं ना कहीं लीक हुई है, ये लीक हुई है। क्योंकि क्या है कि जहां जो राफा और खान यूनिस में, जैसे अभी पहले बताया हम लोग, हेलीकॉप्टर वाली जो पूरी घटना की, हेलीकॉप्टर जाता दिखाई पड़ा 2 घंटे के लड़ाई के बाद खान यूनिस में, वैसे राफा में पहले से तैयार थे हमास के लोग। कहीं ना कहीं ये लीक हुआ है। और एक स्टेटमेंट में देख रहा था, और मैं अगर, क्योंकि 2 से 2 4 हर वक्त नहीं होता है, ये युद्ध है, ये कोई ये मतलब गणित का इम्तिहान नहीं है। युद्ध में 2 और 2 5 भी होता है। तो 2 और 2 5 जो मतलब जो करने की जो काबिलियत रखता है, वो बहुत सारी चीजें समझ लेता है। तो मैंने भी देखी, कुछ चीजें समझी, और उसमें जो कुछ बयान हमास लीडर्स के आए थे, वो इस तरफ हिंट कर रहे थे कि उनको ये इन्फॉर्मेशन है कि नेतन्याहू ने जिस तरीके से ये ऑर्डर दिया है, और उन लोगों ने ऐसे खास पॉइंट्स पे, मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी नेतन्याहू के लीक हो गए थे कि इस जगह, जैसे जो ये एरिया है, ये एक्सेस है, राफा और खान यूनिस में भी ये पर्टिकुलर जगह, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो एक आर्मी करती है, वो कहीं से लीक हो गया था। तो ये देखिए, उसके बाद, क्योंकि एग्जैक्टली उसी जगह ये लड़ाई हुई। उसके बाद देखिए स्वीडिश विलेज, हाँ स्वीडिश विलेज, सऊदी नेबरहुड के बाद स्वीडिश विलेज जो है वो एक दूसरी जगह थी जहां पर आईडीएफ को अटैक करना था। लेकिन आईडीएफ के पहुंचने के पहले वहां पर हैवी मोटर्स छोड़े गए, और इस तरह से छोड़े गए कि वहां जो पहले यूनिट एक 11 इजरायली सोल्जर्स की थी, उसके बीच में जाके सीधे गिरी। वो वहां से भागे। जब वो वहां से भागे, तो उसके बाद जो बाकी फोर्स आनी थी, और स्वीडिश विलेज में एक बड़ा, मतलब स्वीडिश विलेज एरिया में एक बड़ा ऑपरेशन करना था, वो पूरा धरा का धरा रह गया। ये देखिए पूरे ये जो है फेलियर नंबर 3, सबसे पहले खान यूनिस वाला, दूसरा जो इसके पहले मैंने आपको बताया था जो आरपीजी, जो ये सऊदी नेबरहुड वाला, अब ये स्वीडिश विलेज वाला नाकामी नंबर 3 इजराइल की आज की, खासतौर पे गाजा में। उसके बाद देखिए चौथा नाकामी नंबर 4, वो ये हुई कि इजराइल की जो एनिमी पोजीशंस हैं, जो राफा बॉर्डर पे एक स्पेशल कमांडो यूनिट नेतन्याहू ने आज भेजी, और उसका पर्पस था कि वो जो राफा बॉर्डर है, जो राफा और इजराइल का बॉर्डर है, वहां से वो रेड करे सीधे, जो स्वीडिश हॉस्पिटल में जो आईडीएफ फोर्स गई थी उसको वो हेल्प करे, और वहां से वो रेड करे। और क्योंकि स्वीडिश विलेज में जो आईडीएफ फोर्स गई थी, उस पे ही उम्मीद नहीं थी इनको कि हमास के लोग वहां पहले से रहेंगे। तो ये था कि वो लोग कहीं ना, अगर रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत फेस भी करेंगे, तो इजरायली जो आईडीएफ फोर्स है वो कहीं ना कहीं घुस ही जाएगी उसके अंदर, उस एरिया के अंदर। और उसके बाद जो है ये जो स्पेशल कमांडो फोर्स है, जो राफा बॉर्डर पर तैनात की गई है, ये अंदर घुस के अपना काम करेगी और उस स्वीडिश विलेज वाली फोर्स की मदद करेगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि राफा बॉर्डर पे जब कमांडो फोर्सेस इकट्ठा होने लगे, और करीब 7 से 8 की संख्या में वो इकट्ठा हुए, वो स्पेशल कमांडो यूनिट है, बिल्कुल काले वस्त्र पहनती है, मुंह भी उसका काला होता है, मुंह बिल्कुल, वो उसको डिटेक्ट कर लिया हमास ने। अच्छा, वो कुछ झाड़ियों के, वो ऐसी स्पेशल झाड़ियां भी वहां लगाई गई हैं जिनका रंग थोड़ा जैसे हरा रंग होता है झाड़ियों का, वैसे भी गाजा में झाड़ियां कम है, लेकिन ये कुछ ब्लैक, कुछ टार करके, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से कुछ ब्लैक कवरिंग्स थी, जिनके पीछे वो जो कमांडोज थे उन्होंने कवर ले रखा था। लेकिन हमास के लड़के ये भी समझ गए, और उसके बाद वहां पर सीधे वहीं पर आमना सामना हो गया। और उस आमने सामने में, मतलब आप सोचिए कि जो इलीट कमांडो फोर्स है इजराइल की, उसको पीछे हटना पड़ा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो, उसको पीछे हटना पड़ा। और एक तरह से जो पूरी एक जो खान यूनिस, ये जो गाजा की जो पूरी लड़ाई है, उसके देखिए ये चौथी असफलता। उसके बाद अबू हदफ नेबरहुड है खान यूनिस में, वहां पर भी कोशिश हुई, वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने 107 मिलीमीटर रॉकेट मार के वहां पर एक पूरा ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जो है, जो ये एक तरह से आखिरी लड़ाई आज की थी गाजा में, जिसमें वो उन्होंने यहाँ पर जो मैंने आपको जगह बताई लास्ट,
ये जो अबू हदफ में इन लोगों ने मार के ध्वस्त कर दिया। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में जो आज शुरुआत हुई, तो बलाता कैंप में फिर से लड़ाई हुई। और बलाता कैंप में जो एक आईडीएफ की फोर्स ने काफी अंदर तक उसको आने दिया, और जब अंदर आई तो उसको कुछ पोस्टर्स दिखाई दिए, जिन पोस्टर्स पे लिखा था कि तुमको हमने कहा नहीं था कि तुम मत आना इधर। अब देखो दावानल कैसे फटता, और उसी समय एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, और उस बड़े ब्लास्ट में कई इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो घायल हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुआ ओल्ड सिटी में। जो ओल्ड सिटी है नाब्लस की, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वो बड़ी हिस्टोरिक सिटी है। जैसे आप किसी कोई आपने कभी कोई मैं जैसे यूरोप गए हो, या इवन जैसे आप सोच लीजिए, इमेजिन करिए इंडस वैली की जो साइट्स है, इंडस वैली की साइट्स का से मतलब थोड़ा डेवलप, ऐसे मतलब जैसे मकान बने हुए हैं, ईंटें लगे, मतलब एक के बाद एक, जो जैसे एंशिएंट साइट्स होती है, उस तरह का ये नाब्लस का लुक है कुछ। और वहां पर जो तर जो गोलियां चलती हैं, वो ऐसा लगता है कि पूरा शहर हिल रहा है, पूरा शहर हिल रहा है। वो इतना मतलब अजीब तरह का वो एक अनुभव है कि उसको आप मतलब देखिएगा तो लगेगा पूरा शहर हिल रहा है। तो वो एक जो नाब्लस में जो हुआ, उसमें देखिए एक बड़ी चीज, एक बड़ी कामयाबी हासिल की। और जो ओल्ड सिटी की भी फैसल स्ट्रीट है, वहां पर सबसे ज्यादा इजरायली सोल्जर्स मारे गए, उनको नुकसान हुआ, उनके हथियार भी छीन लिए गए। आज देखिए बहुत दिनों बाद ही घटना हुई है हथियार छीनने वाली। उसके बाद देखिए नाब्लस में एक जगह और इसी तरह से ट्रैप करके आईडीएफ फोर्स को पीछे किया गया, अल मुरेज स्ट्रीट में। तो फैसल स्ट्रीट, अल मुरेज स्ट्रीट। और उसके बाद देखिए जो तीन और जो फाइटिंग एरिनाज हैं नाब्लस में, वहां भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जीत हुई। अब देखिए, अब हम आते हैं हिजबुल्लाह पे। हिजबुल्लाह ने देखिए आज कमाल किया। एक इजराइल का सेटलमेंट है यारा सेटलमेंट, यारा सेटलमेंट पे हिजबुल्लाह ने आज सीधे ड्रोन से स्ट्राइक की, रॉकेट से नहीं, ड्रोन से। और उस ड्रोन स्ट्राइक में 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए, और उसमें से 2 ऑफिशियली इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि यारा में जो सेटलमेंट में जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स गिरे हैं, उससे 2 इजरायली ऑफिसर्स मारे गए हैं, और बाकी उसमें कई सोल्जर्स घायल हैं। ये देखिए हिजबुल्लाह ने किया। उसके बाद हिजबुल्लाह का और जो आज दिन भर के और कारनामे थे, साहिल बटालियन जो बेत हिलाल में है, जो साहिल बटालियन इजराइल की, उसके तो पीछे हिजबुल्लाह पड़ गया। उसमें कम से कम 21 रॉकेट, कत्यूशा रॉकेट्स आज मारे। साहिल बटालियन का जो कमांडर है वो घायल हो गया, जो उसका मेन कमांडर, मतलब जो उसका बहुत सीनियर कमांडर है, वो तो थोड़ा मतलब अंदर, मतलब वो यहाँ है, मतलब इस साइड पे नहीं रहता, लेकिन जो उनके जो जूनियर कमांडर्स हैं उनमें से एक जो है वो घायल हो गया। उसके बाद जारिद बैरिक्स में आर्टिलरी शेल्स मारे, एक जगह रॉकेट, एक जगह आर्टिलरी शेल्स। उसके बाद देखिए रवायसत अल अलाम जो साइट है, जो कुफ्र शुबा हिल्स में है, इजराइल ने जो ऑक्यूपाई की हुई हैं, वहां पर मारा। उसके बाद देखिए मलिकिया जो साइट है, वहां पर आर्टिलरी शेल्स दागे हिजबुल्लाह ने। फिर जो जल अलम साइट है, जल अल अलम जो साइट है, जहां पर आईडीएफ के सोल्जर्स बाकायदा वहां पर थे, और इसी जगह के पास एक लेबनान की जगह है दहिरा, वहां पर कल इसने आईडीएफ ने बम्बार्डमेंट किया था, और उसमें कुछ सिविलियंस भी मारे गए थे लेबनान के। तो टारगेट करके उन्होंने इस साइट को, जो कि दाहिरा के पास है, उसमें जल अल अलम, वहां पर उन्होंने वार किया। फिर जब्दाइन साइट पे मारा। उसके बाद रुबैसत अल कर्न, एक तो रुबैसत अल अलम है वो नहीं, रुबैसत अल कर्न एक नई साइट, उस पे मारा। उसके बाद मिसगाव आम, जहां पर कई हमले हिजबुल्लाह कर चुका है, वहां मारा। उसके बाद शुतला में भी कई हमले हो चुके हैं, वहां मारा। लगातार देखिए इस तरह से। और ये देखिए एक डिटेल खबर इसके बारे में, यारा के बारे में आई है कि 3 से 5 जो ड्रोन्स हैं वो यारा एरिया में एक्सपोर्ट किए, और उस एरिया में भी आग लग गई है। उससे वो एरिया पूरा आग के हवाले हो चुका है, और वहां पर कम से कम 6 से 7 मीटर तक की आग लगी है। और जो लोग घायल हैं वो अभी देखिए वहां अभी तक, क्योंकि आज ही की घटना है, अब शायद हो गया हो, लेकिन अभी 1-2-3 घंटे पहले तक फायर फाइटर्स वहां नहीं पहुंच पाए थे, कोई फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंच पाई थी।
इस तरीके की व्यू रचना, इस तरीके से मारा था मतलब। और क्योंकि वो थोड़ी आइसोलेटेड सी जगह है और वहां पर जो आईडीएफ के बैरक्स हैं यारा में, वो कंसील्ड है, वो छुपे हुए हैं बहुत सारे ऐसे। अभी देखिए, अभी तो हिजबुल्लाह ने केवल 10 से 15% देखिए इतना मारा है, और एक साल लगभग हो जाएगा जब 8 अक्टूबर को 2023 को शेलिंग शुरू की थी हिजबुल्लाह ने। अभी कितनी साइट्स मार चुका है, वो सारे इंफॉर्मेशन भी देता है हिजबुल्लाह। लेकिन ये जो इजराइल के जो छुपे हुए साइट्स है, वो तो इस लड़ाई में पहली बार निकले हैं ना, वो कभी पहले इस तरह से निकले ही नहीं है। 2006 में भी लेबनान इजराइल की लड़ाई हुई थी, लेकिन वो लड़ाई ये थी कि इजराइल लेबनान के अंदर घुसा था, और जो लिटानी रिवर है, ये प्लानिंग थी कि हिजबुल्लाह को वहां तक ढकेल देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। उल्टा इजराइल हार गया, और लिटानी रिवर के इधर इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल को ढकेल दिया। फिर यूएनओ ने मेडिएट करके सीज फायर 2006 में हुआ था। तो 2006 के बाद अब आप देखिए इतने साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए, 18-20 साल। उसमें इजराइल ने अपनी बहुत सारी सीक्रेट फैसिलिटीज लेबनान के बॉर्डर के आसपास बना ली है। और उन साल, अच्छा, हिजबुल्लाह ने देखिए वो जो अपना हुदहुद जो ड्रोन छोड़ा था, उससे उसने पूरा ये पिक्चराइजेशन किया था, लेकिन वो पिक्चराइजेशन भी आप समझ लीजिए कि वो केवल 15 से 20% जो इजरायली फैसिलिटीज है उनका था, और पूरा हिजबुल्लाह के पास है, या इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन हिजबुल्लाह भी क्यों दिखाएगा, वो तो सही समय पर दिखाएगा। उसके बाद जो हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल सिटी अपनी अनवेल की, जो इमाद 4 करके, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो मिसाइल सिटी भी इस तरीके से वो बनी हुई है कि जो इजरायली जो बंकर्स हैं, या जो इजराइल की जो इस तरह से, जैसे यारा में इजराइल ने एक अपनी जो सीक्रेट जगह बनाई थी, आज वहाँ ड्रोन्स मारे गए, जहाँ जिसमें क्योंकि वहाँ देखिए क्या है, इजरायली कमांडर्स वहाँ पर जो यारा के पास बहुत पहले एक स्ट्राइक हुई थी, या अभी कोई हाल में स्ट्राइक नहीं हुई, वो लोग काफी रिलैक्स थे, वहां पर बाहर निकल आए तो वहां पर मारा। तो इसका मतलब है सर्वेलेंस में थे ना वो लोग। तो जब सर्वेलेंस में वो थे, तो उसके बाद उनको एक चिन्हित करके मारा गया, तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और जो मिसाइल शहर जो हिजबुल्लाह ने बनाया है, और इस तरीके से एक बयान, आप मुझे याद है करीब आज से 4 साल पहले इजराइल ने एक बयान दिया था, आईडीएफ ने, उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह इस तरह की मिसाइल शहर बना रहा है, लेकिन हम भी इस तरह के मिसाइल शहर बना चुके हैं, वो उसके मिसाइल शहर कभी भी हम किसी भी तरीके से हम पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन जो अभी जो इमाद 4 अनवील हुआ है, और अभी तो एक छोटी सी चीज, कितने इस तरह के मिसाइल शहर। इमाद 4 के बारे में इजरायली जो हिब्रू न्यूज़पेपर्स है, उनका कहना है कि ये तो जो टेक्नोलॉजी है, जो सारी चीजें इनक्रिप्टेड हैं जिस हाई लेवल की, ये तो हम लोग इजराइल के जो बंकर्स हैं वो सब 10 से 15 साल पुरानी है, और टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है। अब आप देखिए इस चीज को, कि अभी तक इजराइल को यह दम था कि वो टेक्नोलॉजी की सुपीरियर है, लेकिन इजराइल से सुपीरियर है टेक्नोलॉजी के मामले में, अरे हम कह रहे हैं लड़ाई के मामले में, जज्बे के मामले में, सबके मामले में हिजबुल्लाह और हमास आगे, यमन भी आगे, इराकी रेजिस्टेंस भी आगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल जाएंगे, वो भी मैक्रो टेक्नोलॉजी के मामले में, जहां पर वो एक बड़े बड़े इस तरह के शहर बना ले जाएंगे। इस बारे में किसने सोचा था? और जो इजराइल का यारा सेटलमेंट पे जिस यारा सेटलमेंट पे हिजबुल्लाह ने मारा, और जो हिजबुल्लाह का सेटलमेंट है इमाद 4, उसके बारे में हिब्रू न्यूज़पेपर्स का कहना है कि वहां तक तो हमारी मिसाइल्स पहुंच ही नहीं सकती, वहां तो हम लोकेट ही नहीं कर सकते, और उसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं। मतलब कोई सैनिक, मतलब कोई हिजबुल्लाह का सैनिक, मान लीजिए अगर कोई उसमें से दगाबाज निकला और उसने एक सिग्नल वहां से देने की कोशिश की इजरायली फोर्सेस को कि यहां पर ये मिसाइल शहर है, तो वो सेंसर उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के उसको इलेक्ट्रोक्यूट कर देंगे। ये देखिए, ये जो चीज है ना, ये इजराइल के पास अभी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इनकी अपनी खुद की बनाई है, हिजबुल्लाह और हमास फोर्सेस की, प्लस इनको रशा से बहुत ही वैल्यूबल इनपुट मिला, क्योंकि रशा जो है, सोवियत यूनियन जब था तो लगातार वो आप तो जानते हैं कि हर चीज़ में, स्पेस में जो पूरा एक जो स्पेस का जो पूरा कॉलोनाइजेशन था, जो उसके बाद जो इस तरह की स्टार वॉर्स टेक्नोलॉजी अमेरिका को बनानी पड़ी, वो क्यों बनानी पड़ी थी? वो क्योंकि रशिया ने पहले ही स्टार वॉर्स टेक्नोलॉजी बना ली थी कि अगर लड़ाई स्पेस में भी होती है तो उस लड़ाई को वो लड़ लेगा।
और सोवियत यूनियन को इसीलिए गिराया गया, तो ये मतलब तोड़ा गया, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि प्यूटिन जैसा आदमी आ जाएगा और कम्युनिस्ट पार्टी रशिया में उतनी ही मजबूत रहेगी जो फिर से रशिया को रिवाइव कर जाएगी। रशिया का सारे सैंक्शंस के बावजूद ग्रोथ रेट देख लीजिए, ईरान का भी सारे सैंक्शंस के बावजूद आप ग्रोथ रेट देख लीजिए। तो लगातार इस तरीके की चीज़ें, इस तरह के मैसेजेस